हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 साइंस का फिजिक्स पोर्शन जो है इसका कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। कम से कम 3 से 4 चैप्टर का होगा, कंबाइंड होगा, ठीक है। उसके लिए एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सही ऑप्शन क्या होगा सबसे पहले आपको बताना है, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद रोक के आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, जो इसका आंसर होगा आपको बताना है, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं दिए हुए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को उठाया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा हुआ है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होगा वो होगा अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हीरे का अपवर्तनांक था। हीरे का अपवर्तनांक याद होगा आपको 2.42 होता है। सबसे सघन पदार्थ होता है हीरा, सबसे सघन माध्यम भी हो गया। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, तो हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है, ठीक है। पानी है, पानी के अंदर हम छड़ी रखते हैं, जैसे छड़ी रखते हैं अंदर में तो हल्का सा वो तिरछा हो जाता है। एक्चुअल में वो सीधा नहीं, मतलब तिरछा नहीं होता है, वो सीधा ही रहता है रियल में सीधा, लेकिन हमें तिरछा प्रतीत होता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम जब बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर इस मीन्स कि वो हवा है, अंदर में वो पानी हो गया, जल हो गया, तो माध्यम बदल गया। तो माध्यम में बदलने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपने रास्तों से अपने रास्ते से थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, तो वो हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम होना चाहिए, स्पेक्ट्रम 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग हम करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, बताओ। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, कांच की सिल्ली का प्रयोग करेंगे या अवतल दर्पण का करेंगे या उत्तल लेंस का करेंगे या प्रिज्म का करेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा बताओ जल्दी से कमेंट करके। कांच की सिल्ली, एक तो ये होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल लेंस। तो इन तीनों से नहीं होता स्पेक्ट्रम प्राप्त, होता है केवल प्रिज्म से। स्पेक्ट्रम का अर्थ हुआ 7 रंगों का एक वर्णपट तैयार होगा, ठीक है, एक पर्दे पर प्राप्त होगा, और स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो प्रिज्म से होकर ही प्रकाश जब जाती है तो 7 रंगों में विक्षेपण हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का, तेज प्रकाश में प्रकाश की पुतली का जो आकार होगा वो छोटा हो जाएगा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 में, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखता है, मतलब जब सूरज उदय होता है, उगता है, और अस्त डूबता है, तो इस टाइम पर सूरज कैसा दिखेगा। ऑब्वियसली जो सूरज दिखेगा वो लाल दिखता है। इसका रीज़न ये होता है कि उदय और अस्त होने के समय सूर्य की दूरी हम लोगों के तक वो अधिक दूरी होती है, जिसमें से प्रकाश को जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश आती है, सूर्य प्रकाश आती है, तो उसमें नीला रंग का जो प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश की किरण पड़कर, प्रकाश की किरण किसी कणों पर पड़कर सभी दिशाओं में फैल जाना, वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, जिसमें नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलेगा। तो सूरज जो दूर से आ रही है प्रकाश की किरणें, जैसे ही वायुमंडल में अपवर्तन होगी, वायुमंडल में जैसे एंट्री करेगा, प्रवेश करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि उन 7 रंगों में नीला रंग का प्रकीर्णन पहले ही हो जाएगा, बचेगा उन 6 रंग। चूँकि 6 रंग जो बचेगा तो उस 6 रंग में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, दूर से दिखने वाला है, लाल का विचलन कम होगा, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए हमें लाल दिखाई देता है। एक्चुअल में वो लाल होता नहीं है सूरज, है ना, लाल हमें सिर्फ प्रतीत होता है, ये सिर्फ दूरी के कारण ऐसा होता है। स्पेक्ट्रम के किस वर्ण का झुकाव कम होता है। स्पेक्ट्रम होता है ना, सबसे पहले बैगनी, हल्का सा दिशा में परिवर्तन होगा, सबसे पहले लाल और सबसे लास्ट में हो जाएगा क्या, बैगनी। तो कम झुकाव किसका हुआ, कितना कम झुका है सब, तो लाल हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लाल। चूजे के डिस्टी पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है ना, शंकुआकार कोशिका या शंकु कोशिका, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली वो कुछ और लिखा हुआ है, शंगल कोशिका। मानोनेत्र 2 है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। इंसान का जो आँख है वो 2 है, इसका क्या दृष्टि क्षेत्र होगा, हम कितने दृष्टि क्षेत्र से हम देख सकते हैं वस्तु को, तो वो है 150 डिग्री तक देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एम्पेयर घंटा मात्रक किसका होता है। एम्पेयर घंटा मात्रक किसका होगा बताना है। शक्ति का होता है वॉट, आवेश का कूलम, तो ऊर्जा का हो जाएगा क्या, एम्पेयर घंटा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इनकम्प्लीट है, पूरा दिया हुआ नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। 12 में आता है, क्या लिखा हुआ है,
12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच मान लो कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच मान लो 2 कूलम आवेश है ना, यहाँ पर 2 कूलम होगा। 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना चार्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा W बराबर क्या हो जाएगा, W निकालना है यहाँ पे आपको। तो वोल्टेज क्या होता है W/Q है ना, W/Q होता है। यहाँ से W चार्ज निकालना था V/Q, तो V हो जाएगा आपका कितना 12 वोल्ट और Q कितना है 2 कूलम। इस तरह से हो जाएगा आपका 24 जूल हो जाएगा। SI मात्रक वर्क का होता है जूल, 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल का कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले जो बल होगा या तो आकर्षण बल होगा या विकर्षण बल होगा। आवेशित वस्तु चाहे वो समान आवेश हो, अगर समान आवेश है तो इसका मतलब है कि विकर्षण बल भी होगा, विकर्षण बल होगा, और समान आवेश है तो आकर्षण बल होगा। तो ये सब जो नियम लागू होगा वो कूलम का नियम होता है, कूलम्स लॉ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, प्रतिरोध का मात्रक, इजी क्वेश्चन है। को प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, प्रतिरोध का SI मात्रक, अच्छा अगर ये प्रतिरोध है क्वेश्चन में तो इसका SI मात्रक ओम होगा। ठीक है, ओम, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक, तो उसका SI मात्रक होता है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब प्रतिरोधक का SI मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। अब प्रतिरोधकता का, सॉरी प्रतिरोधक नहीं होता, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होगा। अब प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा, इजी क्वेश्चन है, वाट हो जाएगा। पावर का SI मात्रक वाट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ होता है नरम लोहे का या इस्पात का या निकेल का या इनमें कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जनरली नरम लोहे का प्रयोग करता है। इस्पात में क्या होता है कि नरम लोहा को कार्बन से मिला देते हैं तो वो इस्पात बन जाता है। ठीक है, तो नरम लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, किसी विद्युत परिपथ में कोई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, सपोज ये धन आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच की धारा, किए गए कार्य को मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच की धारा से मापा जाता है, या विभवांतर से मापा जाता है, या विरोध से, प्रतिरोध से, या तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विभवांतर से मापा जाता है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा W/Q, वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है, उष्मीय प्रभाव। तापीय प्रभाव का मतलब उष्मीय प्रभाव, जिसमें उष्मीय प्रभाव ऐसा होता है कि जिसमें कोई एक मटेरियल होगा, कोई एक सबस्टेंस होगा जिस पे पदार्थ का प्रतिरोधकता अधिक होगा, पदार्थ का गलनांक क्या होगा, गलनांक बहुत ही अधिक होगा। तो इसका अर्थ ये होगा कि जब गलनांक अधिक है, प्रतिरोधकता अधिक है, तो उसका एक अवयव बनेगा जिसका नाम है तापन अवयव। जनरली अधिकांश जो मशीन से होती है जिसमें विद्युत धारा का चुंबकीय उष्मीय प्रभाव काम करता है, उसमें क्या होता है कि तापन अवयव नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम के इसलिए बनाते हैं ताकि उसका प्रतिरोधकता अधिक होगा, उसका गलनांक अधिक होता है, जल्दी गलता नहीं है। तो किस में नहीं होगा, विद्युत हीटर में होता है तभी गर्म होता है, आयरन में भी होगा, विद्युत पंखा में नहीं होगा। हाँ, विद्युत बल्ब में हो जाएगा, बल्ब में। पंखा गर्म होने पर नहीं, बल्ब का पंखा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण रोटेट करता है, घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं पंखे कॉइल को, इसलिए वो घूमना शुरू करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्युत पंखा में तापीय प्रभाव का कोई काम नहीं है। बल्ब में क्या होता है कि गर्म हुआ बल्ब तो ज़्यादा ग्लो करेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या होता है, जनित्र कहते हैं। और मापने वाली, विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति का नाम है एमीटर। और विद्युत धारा किसी परिपथ में क्षणिक धारा को, है ना, क्षणिक धारा को मापेगा तो गैल्वेनोमीटर, और धारा उत्पन्न करेगा तो जनित्र, और धारा को मापने का काम करेगा तो एमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच डॉट डॉट आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिया हुआ है, तो सपोज मान लो कि एक आवेश कूलम है। ठीक है, एक कूलम आवेश हमने मान लिया।
कितना कार्य करना पड़ेगा? विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना होगा? 1 जूल। चूँकि 1 कूलम है तो 1 जूल काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दाएं होगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किए? दाएं हाथ का। तो देखो, एक होता है बाएं हाथ का नियम, एक होता है दाएं हाथ का नियम, एक होता है अंगूठा नियम, अंगुष्ठ नियम, जिसको मैक्सवेल ने किया है। और फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया है, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया है, फ्लेमिंग ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ये उसमें लिखा हुआ है, या चुंबकीय प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, या किसी प्रभाव पे नहीं। तो विद्युत फ्यूज किस आधार पे काम करता है? फ्यूज का काम क्या है? धारा को रोकना। तो उसमें प्रभाव, अगर ऊष्मा बढ़ गई इसका मतलब वो आग लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। रासायनिक प्रभाव पे काम नहीं करेगा, चुंबकीय प्रभाव पे नहीं, बल्कि ऊष्मीय प्रभाव पे करेगा। क्योंकि जब फ्यूज़ गर्म होता है कि उसका फ्यूज़ का जो तार होता है ओवरलोड होने की वजह से वो गर्म होकर टूट भी सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, बैटरी से डीसी भी उत्पन्न कर सकते हैं और एसी भी। डीसी एसी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है। 24 देखो, विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? तो अभी बताया था कि विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ, विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है? विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है? अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, लघु पतन में बहने वाली उस धारा के खतरे से, मतलब दोनों सही मेरे हिसाब से। अतिभारण के मतलब ओवरलोड के टाइम में क्या होता है? ओवरलोड के टाइम में क्या होता है कि हाई धारा को के खतरे से बचाता है, ताकि ओवरलोड से नहीं हो। फ्यूज़ क्या होगा? फ्यूज़ का तार बहुत पतला महीन होता है, उसका गलनांक बहुत कम होगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा या हमको ओवरलोड हो सकता है, तो वो तार गर्म हो जाएगा, गर्म होते होते वो टूट जाएगा, तो फ्यूज़ काम करना बंद कर गया वहाँ से। ठीक है। तो अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा दोनों होगा, लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अतिभारण से धारा बहने वाली उच्च धारा से भी रोकेगा फ्यूज़, और लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा से भी रोकेगा। ठीक है।